हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर हम इस टॉपिक को ईएमएफटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसके बेसिक्स के बारे में नहीं पढ़ने वाले। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो यह है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये आपका एक वेक्टर है जिसको मैंने एल वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रखा है। इसके अलावा जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर है उसको हम यहाँ पे एक्स कैप के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, और जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर जो यूनिट वेक्टर है उसको हम वाई कैप के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, और जो जेड एक्सिस की डायरेक्शन की तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसको हम जेड कैप के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इनको हम आई कैप, जे कैप, के कैप के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हमारा ऑर्थो नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ऑर्थो नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब जो तीनों एक्सिस है वो आपस में परपेंडिकुलर है, और इनकी डायरेक्शन के अंदर जो यूनिट वेक्टर है उन सबका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो आपका ऑर्थो नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब यहाँ आपके लिए क्वेश्चन है, क्या हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यहाँ पे तीनों की तीनों परपेंडिकुलर है। तो क्या हम जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आंसर है नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब हम एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ अपने राइट हैंड की अंगुलियों को घुमाते हैं तो जो अंगूठा होता है वो आपका जेड एक्सिस की डायरेक्शन को बताता है। तो यहाँ पे अगर जेड एक्सिस नीचे की तरफ होती तो ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है वो सही होता, पर यहाँ पे जो जेड एक्सिस है वो ऊपर की तरफ है, तो इसलिए जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है वो गलत है। अगर हम इस रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे जब हम एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ अपने राइट हैंड की अंगुलियों को घुमाएंगे तो जो अंगूठा आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। तो इसका मतलब जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे वो सही है। अब मान लीजिए कि जो ये एल वेक्टर है इसके अंदर आप डीएल वेक्टर चेंज करते हो। तो ये मैंने यहाँ पे जो डीएल वेक्टर है वो इसके अंदर चेंज किया है। तो ये जो डीएल वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, ये हम यहाँ पे अब देखने वाले हैं। तो आपको इस पॉइंट से डीएल वेक्टर आगे बढ़ने के लिए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर dx आगे बढ़ना पड़ेगा, y एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर dy आगे बढ़ना पड़ेगा, और z एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर dz आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जो dl वेक्टर होगा वो आपका इक्वल हो जाएगा dl वेक्टर इक्वल्स टू dx x कैप प्लस dy y कैप प्लस dz z कैप। तो अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर स्मॉल चेंज को वेक्टर की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करो तो जो डीएल वेक्टर होगा वो इक्वल टू होगा dx x के प्लस dy y के प्लस dz z के। तो यहाँ पर जो ये डीएल वेक्टर है वो आपका शो कर रहा है स्मॉल चेंज इन लेंथ इन वेक्टर फॉर्म को। अब हम किसी सरफेस के सरफेस एरिया के अंदर स्मॉल चेंज की बात करते हैं। तो मैंने सरफेस के सरफेस एरिया के अंदर स्मॉल चेंज को डीएस वेक्टर के द्वारा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर हमारा एम है जो डीएस वेक्टर है उसकी वैल्यू निकालना। तो आइए अब हम यहाँ पे ds वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं। ds वेक्टर है हमारा सरफेस एरिया के अंदर चेंज। चूंकि ds हमारा एक वेक्टर है तो इसके अंदर हमारा i कैप, j कैप और k कैप का कंपोनेंट आएगा। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे जो ds वेक्टर है उसका एक तो i कैप के मल्टीप्लाई में जो कंपोनेंट आएगा वो निकालना है, इसी तरह जो j कैप के मल्टीप्लाई के अंदर जो कंपोनेंट आएगा वो निकालना है, और इसी तरह जो हमारा k कैप के मल्टीप्लाई के अंदर जो कंपोनेंट आएगा वो हमको यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ हम सबसे पहले जो ds वेक्टर है उसका हम i कैप वाला कंपोनेंट निकालते हैं। तो यहाँ पर यह है हमारी आई कैप की डायरेक्शन। तो ये हमारा आई कैप है यहाँ पे। तो ds वेक्टर इक्वल्स टू हमको आई कैप इंटू समथिंग निकालना है। तो ये समथिंग हमको बताएगा कि एक्चुअल में ये हमको बताएगा कि जब हमारा सरफेस एरिया के अंदर ds वेक्टर का चेंज हुआ तो आई कैप के डायरेक्शन के अंदर इस सरफेस एरिया के अंदर कितना चेंज हुआ। तो आई कैप की डायरेक्शन के अंदर जो सरफेस एरिया के अंदर चेंज होगा वो हमको कौन सा प्लेन बताएगा, वो हमको बताएगा वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन के अंदर सरफेस एरिया के अंदर कितना चेंज होगा, डी जेड इंटू डी वाई। इसी तरह हम जो जे कैप के मल्टीप्लाई के अंदर जो टर्म आएगी वो हमको क्या बताएगी कि जब हमारा सरफेस एरिया के अंदर डीएस वेक्टर चेंज हुआ है तो हमारा जे कैप की डायरेक्शन के अंदर सरफेस एरिया के अंदर कितना चेंज हुआ है। तो जे कैप की डायरेक्शन के अंदर सरफेस एरिया के चेंज को बताएगा हमारा जेड एक्स प्लेन। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा
dx dz। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा आपका dx dy। तो ये हमने यहाँ पे ds वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। जो ds वेक्टर है उसको आप dl वेक्टर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। dl वेक्टर है हमारा dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। तो इससे अगर आपको ds वेक्टर निकालना तो कैसे निकालोगे? ds वेक्टर आएगा आपका i कैप के मल्टीप्लाई के अंदर आपको यहाँ पे जो i कैप है उसको छोड़ के ये दोनों लिख देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा dy dz प्लस j कैप के मल्टीप्लाई के अंदर यहाँ पे जो j कैप वाली टर्म है इसको छोड़ के ये दोनों लिख देना है आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा dx dz और ऐसे ही आप यहाँ पे लिख देंगे dx dy k कैप। तो ये मैंने यहाँ पे ds वेक्टर को निकालना सीख लिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किसी बॉडी के वॉल्यूम के अंदर dv का चेंज हुआ है तो वो हम कैसे निकालें। जो हमारा वॉल्यूम है वो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप की टर्म नहीं आएगी। तो अगर किसी बॉडी के वॉल्यूम के अंदर अगर dv का चेंज होगा तो उसकी जो डायमेंशन है उनके अंदर dx dy और dz का चेंज होगा। तो इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल वॉल्यूम के अंदर चेंज आ जाएगा। तो dv इक्वल टू आ जाएगा आपका dx इंटू dy इंटू dz। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो के अंदर dl वेक्टर की वैल्यू निकाली, फिर हमने ds वेक्टर की वैल्यू निकाली और फिर हमने यहाँ पे dv की वैल्यू निकाली। तो यहाँ पे आज हमने ये सब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए निकाला है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन सब को जो हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके लिए निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।